सिविल सर्विस के माध्यम से अपना कैरियर बनाने वाले सभी विद्यार्थी मित्रों को मैं यहां पर नमस्कार करता हूं। यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, इतिहास विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चाहे इतिहास बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे हो या साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे हो, इतिहास जब सामान्य अध्ययन पेपर की बात आती है तो इतिहास विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इतिहास विषय बड़ा वास्ट है, पूरा एक महासागर है। परीक्षा की तैयारी करते वक्त इतिहास में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, पिछले सालों के यदि आप यूपीएससी के पैटर्न को देखें या स्टेट पीसीएस के पैटर्न को देखें तो हम देखेंगे कि इतिहास की अप्रोच में काफी ज्यादा अंतर आया है। आपके लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो अप्रोच यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की अभी चेंज हुई है इतिहास के विषय में, मैं उसके बारे में आपसे बात कर सकूं। और इतिहास का एक सेक्शन है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसके ऊपर हम बात कर सके। तो विद्यार्थी मित्रों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी रीडिंग मटेरियल है वो इतिहास के संबंध में सिलेक्टिव होना चाहिए। जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए तो और इतिहास पढ़ना मतलब बहुत ही बड़ी समस्या जैसा हो जाता है। और कई बार मेरे स्टूडेंट्स के फोन भी आते हैं, सर हिस्ट्री में हम क्या पढ़े। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूं हिस्ट्री का, और इतिहास विषय लेके मैं 3 बार स्टेट पीसीएस क्लियर कर चुका हूं। तो इतिहास विषय की जो मेरी समझ है, काफी स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि इतिहास में कुछ यदि आप अप्रोच प्रॉपर रखेंगे तो थोड़ी सी मेहनत के माध्यम से आप इस विषय के संबंधित जो भी सवाल जनरल स्टडी में आते हैं आप उनका बेहतरीन तरीके से जवाब लिख सकते हैं या उनको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जब इतिहास की स्टडी की बात आती है तो एनसीईआरटी की बात जरूर आती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, आप किसी को भी पूछिए जो भी एक्सपर्ट है कि भाई जनरल स्टडी के लिए क्या पढ़ा जाए, तो जितने भी आपके वो हो सकता है कि अलग अलग सोर्सेज बताएं, लेकिन एक चीज सभी में कॉमन रहती है, वो है एनसीईआरटी की बुक्स। तो आज मैं आपके लिए इसी प्रकार एनसीईआरटी में कक्षा 10वीं में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये जो चैप्टर है ये आपके जनरल स्टडी का पेपर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे मेंस का पेपर हो या प्री का पेपर हो, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि इस पर्टिकुलरली चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना बना हो। तो आज के मेरे सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस प्रेजेंटेशन को आप पूरा देखिए। इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। ये मेरा पहला पार्ट है। यदि आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। इस चैनल को लर्न सोशल साइंस, इस चैनल का नाम है लर्न सोशल साइंस, जिसमें मैं सोशल साइंस की ना केवल आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सभी के बारे में आपको बड़े ही विस्तार से चर्चा करूंगा आपके पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं नया प्रेजेंटेशन डालूं तो आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए और प्रारंभ करते हैं आज का प्रेजेंटेशन भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला भाग है उसमें मैंने बेहतर समझ के लिए इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहले पार्ट में हम देखेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ, दूसरे भाग में हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं और हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सवाल इससे बनते रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियां, सत्याग्रह का विचार, रॉलेट एक्ट तथा रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। तो इन 7 टॉपिक के ऊपर हम आज की क्लास में बात करने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। दोस्तों, राष्ट्रवाद से रिलेटेड जो सवाल है वो भारतीय संस्कृति से भी आ सकते हैं। तो आप समझिए कि राष्ट्रवाद पहले यदि आपको देखिए ना केवल आपके इस प्रकार के प्रश्न उत्तर बल्कि ऐसे के पेपर में भी ये आपको काम आ जाएगा। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है जो तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है, जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। एक साझा पहचान की भावना से प्रेरित होकर लोग एक साथ रहने का निश्चय करते हैं। राष्ट्र से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों, इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, इन सभी पर एक समान गर्व की भावना से प्रेरित होते हैं और इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। अब बात यह है कि आखिर ये चैप्टर की शुरुआत राष्ट्रवाद की भावना से क्यों हुई? क्या राष्ट्रवाद भारतीयों में पहले नहीं था? तो इसके बारे में इतिहास में काफी वाद विवाद है, हमें उसमें
नहीं पढ़ना है, वो डिटेल का सब्जेक्ट है। बट हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा घटित हुआ भारत में कि पूरा देश अपने आप को एक महसूस करने लगा। तो आइए और डिस्कस करते हैं उन कारणों की जिनसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय के इन कारणों के ऊपर सेपरेट भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन क्या कारण है ये मैं आपको बता देता हूं। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ साझा संघर्ष की भावना। आप समझिए कि 1901 तक करीब 150 साल हो चुके थे भारत में अंग्रेजी शासन के। पूरे देश में उनके नीति नियम दमनकारी कानूनों के खिलाफ भारत में एक तरीके से एक गुस्सा उत्पन्न हुआ लोगों में, और उस एक गुस्से ने, उस एक असंतोष ने लोगों को एक साथ बांधने का काम किया। कभी कभी नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव काम करती है। ये गुस्सा नेगेटिव था, इसने लोगों को बांधने का पॉजिटिव काम किया। तो इसके ऊपर आ सकता है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जब भारत में फैली तब यूरोपीय जो विचारक थे या हमारे भारतीय विचारक थे, उनके भी विचार लोगों को मिले। शिक्षित वर्ग को लगा कि नहीं, वास्तव में हमारी कई सारी समस्याओं की जो जड़ है वह है औपनिवेशिक शासन। इस बारे में आपने देखा होगा कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। जब पता चला लोगों को कि यार ये जो औपनिवेशिक शासन है भारत के लिए वरदान नहीं अभिशाप है, ये लोग तो हमारी पूरी संपदा को लूट कर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी सांस्कृतिक तत्व जैसे साहित्य, लोक कथा, लोकगीत, प्रतीक चिन्ह और तस्वीरें, इनके माध्यम से भी लोग एकत्रित होते हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया के मैच होते हैं क्रिकेट के या किसी के, तो स्टेडियम के अंदर तिरंगा झंडा लहराता रहता है। ये तिरंगा झंडा किस बात का प्रतीक है? ये तिरंगा झंडा हमारी एकता का प्रतीक है, वननेस का प्रतीक है कि जिसके हाथ में भी तिरंगा झंडा होगा उसके साथ में हम एक कनेक्शन महसूस करते हैं। तो चाहे तिरंगा झंडा हो या कोई दूसरे चित्र हो, भारत माता की तस्वीर हो, हमारे लोकगीत हो, हमारे लोक गान हो, ये सब हमें जोड़ने का काम करते हैं। इतिहास का पुनर्लेखन ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में जो इतिहास लिखा उन्होंने अपने फायदे के लिए लिखा। उन्होंने भारतीय इतिहास को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखा कि लोगों के मन में एक प्रकार से यह भावना बैठ जाए कि भाई हमारी जो भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां भारत में औपनिवेशिक शासन के कारण है, हमारे इतिहास में हमारी कोई उपलब्धि नहीं रही। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभेद पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल अंधविश्वासों का काल, मुस्लिम काल मुस्लिमों का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का काल, और ब्रिटिश काल मतलब कि सुख समृद्धि का काल। तो भारतीयों ने अपने नजरिए से इतिहास लिखा। इसी समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी हमारी जो ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में पता चला, और भारतीयों के अंदर भी अब इतिहास के प्रति गौरव की भावना पैदा हुई कि जब यूरोपीय लोग बर्बर तरीके से रहते थे जंगलियों की तरह, तब हमारे जो भारतवर्ष में है विश्व की सबसे समृद्ध नगरीय संस्कृति उस समय उत्थान पर थी। तो इस प्रकार गौरव की भावना आई। देखिए, व्यक्ति जो है वो जितना शारीरिक बल से आप उसको दबा नहीं सकता, उतना ज्यादा आप उसको मानसिक रूप से दबा सकते हो। तो अंग्रेजों ने जो हमारा साहित्य लिख के यही प्रयास किया था कि मानसिक रूप से हमें वो गुलाम साबित कर सके, लेकिन इतिहास के पुनर्लेखन ने एक नई ऊर्जा, नया संचार हम लोगों के सामने डाला। अगला वाला है औपनिवेशिक दमनकारी कानून व नीतियां। सभी जगह पर, चाहे कृषि संबंधी नीति हो, आर्थिक नीति हो, वन नीति हो, इन सब ने पूरे भारतीयों को एक प्रकार से आंदोलित कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये है कुछ राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जिनसे कि हम कह सकते हैं कि भारतीयों के मन में एक समान भावना पैदा हुई औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष की। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ और 1918 तक चला। इस युद्ध ने भारत में क्या राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी, जिससे कि लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट हुए। तो क्या किया था उन्होंने? देखिए, एक तो उन्होंने किया, रक्षा खर्च में भारी इजाफा कर दिया। दूसरा, खर्च की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर की शुरुआत की गई। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आयकर की शुरुआत उसी समय पर हमारे यहां पर हुई थी। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी जो खासकर शहरी वर्ग को परेशान करके इन्होंने रखा था, पढ़े लिखे वर्ग को इन्होंने परेशान करके रखा था। अब ये जो हम कह सकते हैं कि रक्षा में जो भारी इजाफा हुआ, ये रक्षा खर्च जो है वो भारतीय
खजाने से दिया जाता था। तो भारतीयों का जो पैसा था वो भारतीयों के लिए उपयोग ना करके ब्रिटिश साम्राज्य अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए विदेशों में खर्चा कर रहा था। एक तरफ तो भारत में गरीबी थी, विकास के नाम पर कुछ था नहीं, ऊपर से ये सारी चीजें चल रही थी, तो जिसके कारण लोग असंतुष्ट हुए। अब हम बात करते हैं आगे चल के ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, अपनी सेना की जरूरतों की भर्ती करने के लिए इन्होंने सेना में सिपाहियों की जबरन भर्ती की। इसी के साथ साथ क्या हुआ, 1918, 19 तथा 20-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा और इसी अकाल के साथ साथ फ्लू की महामारी बढ़ गई। फ्लू की महामारी बढ़ी, फलस्वरूप इस देश में करीब 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। आप यदि हमारे जनसंख्या के आंकड़ों को देखेंगे तो 1911 से 1921 का दशक पहला दशक ऐसा था जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी आई है। तो ये सारे के सारे कारण थे जिसके कारण न केवल ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई थी। अब इस लहर का उपयोग करने के लिए या इस लहर पर चढ़ के स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए अफ्रीका में और उन्होंने सत्याग्रह का एक नए मार्ग का, जिसे हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुली प्रयोग किया था अफ्रीका में, जिसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या होता है, कई बार भारतीय संस्कृति और इतिहास का जो सेक्शन होता है उसमें से सत्याग्रह के विचार के बारे में प्रश्न आ जाता है। तो गांधी जी कहते थे कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, आप नैतिक बल से भी उसको हरा सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि आपका जो उत्पीड़क है उसको आप हिंसा के बल पे नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन करके जीतिए। तो यदि आप हृदय परिवर्तन के करके उसको जीतेंगे तो ये जो परिवर्तन होगा वो परमानेंट परिवर्तन होगा। तो ये सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के विचार थे। अब यहां पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है और गांधी जी के बारे में जब पूछा जाए कि प्रारंभिक उनके आंदोलन कौन से थे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिक मार्क्स वाले 5 मार्क्स 10 मार्क्स जैसे भी आपकी पीसीएस का जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से पूछते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 3 आंदोलन किए थे। पहला था 1916 में बिहार में चंपारण। यहां पर उन्होंने जो दमनकारी बागान नीति थी अंग्रेज सरकार की उसके खिलाफ जो किसानों का आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। फलस्वरूप ये आंदोलन करीब करीब सफल रहा और सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ा और किसानों को इसके बाद कई सारी सुविधाएं दी गई। इसी किसानों से मिलता जुलता एक और आंदोलन थे 1917 का खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा में आंदोलन। यहां पर भी क्या हुआ था, किसानों की फसल खराब हो गई थी दुर्भिक्ष के कारण और ब्रिटिश सरकार जो है वो कर कम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। फलस्वरूप गांधी जी ने यहां पर भी किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ी और करीब करीब 33% तक इन लोगों ने लगान कम कर लिया, 33 से 50% तक कम कर लिया था। अगला वाला आंदोलन है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। यहां पर जो था ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये आंदोलन था अहमदाबाद के मिल मालिकों के अगेंस्ट में मजदूरों का। गांधी जी ने मिल मालिकों का आह्वान किया, फलस्वरूप यहां जो मजदूरों की जितनी भी मांगे थी ज्यादातर मांगे मिल मालिकों ने मान ली। तो ये प्रारंभ में 3 आंदोलन है जो एक बड़े आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने भारत में प्रारंभ किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह। दोस्तों जब महात्मा गांधी भारत में आए थे 1915 में तब विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि इस समय यदि ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की जाए तो हो सकता है कि युद्ध बंद होने के बाद वो भारत को कई सारी रियायतें दे दे। लेकिन भारत को रियायतें देना तो दूर की बात है, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से टैक्स बढ़ा दिए गए है ना, और दुर्भिक्ष के समय भी लोगों को परेशान किया गया, सेना में जबरन भर्ती की गई, ये सब तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक दमनकारी कानून बनाया जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट जो था सर सिडनी रॉलेट जो थे इस कमेटी के चेयरमैन थे और उनकी सिफारिशों के अनुसार भारत में राजनीतिक गतिविधियां कुचलने के लिए, याद कीजिए, भारत में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट कानून बनाया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसे काला कानून कहा गया। इसे कहते थे नो वकील, नो अपील, नो दलील, ये वाला भी कानून इसको कहा जाता था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने
पूरे देश में इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल का दिन जो है 6 अप्रैल 1919 का दिन इसके लिए डिसाइड हुआ कि इस दिन पूरे भारत में एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन उस समय आप जानते हैं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, कहीं कहीं पर ये पहले प्रारंभ हो गया, कहीं पर बाद में प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप जिस भी देश में देश के जिस भी कोने में जैसा भी मैसेज पहुंचा, लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। आइए हम बात करते हैं इसी आंदोलन से जुड़ी हुई। पंजाब के अमृतसर में भी यही था। वहां पर आंदोलन को बढ़ता देख अमृतसर शहर में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दी थी। ये मार्शल लॉ होता है सैनिक कानून, जिसे आजकल हम धारा 144 कहते हैं, इसी प्रकार का। लेकिन 13 अप्रैल का दिन क्या था कि वहां पर पंजाब में वैसाखी का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में गांव से काफी लोग वहां जो वैसाखी का मेला होता था या जलसा होता था उसमें भाग लेने के लिए आए थे। उन्हें नहीं पता था कि शहर के अंदर निषेधाज्ञा या ये फौजी कानून लागू कर दिया गया है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुटे और इसी समय पर एक अंग्रेज अफसर थे, पुलिस अफसर जनरल डायर, वो आए और इन निहत्थे लोगों पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी। ऑफ द रिकॉर्ड इसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। बहुत ही दुखद त्रासदी थी। जनरल डायर ने कहा कि वो लोगों के मन में भय पैदा करना चाहता था, विस्मय पैदा करना चाहता था, जिससे कि भारत के किसी भी कोने में फिर इस प्रकार की कोई भी जुर्रत ना करे। ये एक सीन यहां पर दिख रहा है आपको, जलियांवाला बाग जो है उसकी फोटो है। चारों तरफ से ये दीवारों से घिरा हुआ है। एक तरफ जिस तरफ रास्ता था, सैनिक इस रास्ते को रोक कर खड़े हुए हैं और सामने जो लोग हैं उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है। तो पूरे देश में इस आंदोलन के खिलाफ बहुत ही विशाल पैमाने पर असंतोष उत्पन्न हुआ। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस की, गांधी जी ने अपनी उपाधि वापस की और गांधी जी के मन में भी इस घटना के बाद बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के पहले महात्मा गांधी ने विचार किया कि यह आंदोलन अखिल भारतीय तभी हो सकता है जब इसमें गांव गांव, शहर शहर, हर जात, हर समुदाय, हर धर्म का व्यक्ति शामिल हो। और ये मौका मिला महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर कि मुसलमानों को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए। खिलाफत आंदोलन क्या था ये देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में किसी भी जन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता अति आवश्यक है। खिलाफत के प्रश्न पर उन्हें यह मौका प्राप्त हुआ। मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए मना लिया था। याद रखिए यह प्रश्न 1 मार्क्स में आता है। सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, खिलाफत का प्रश्न क्या था? देखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद से पूरे मुस्लिम जगत का जो सबसे बड़ा नेता था वो कहलाता था खलीफा और 19वीं शताब्दी में यह पद था तुर्की के सुल्तान के पास में। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है वो धुरी शक्तियां मतलब जर्मनी की तरफ से लड़ी थी और ये लोग हार गए थे। जर्मनी के साथ एक बहुत ही कठोर वर्साई की संधि लाद दी गई थी। अगला नंबर था तुर्की के साथ संधि करने का। भारतीय और विश्व के मुसलमानों को डर था कि कहीं अंग्रेज सरकार जिस प्रकार जर्मनी के साथ बहुत ही ज्यादा कठोर संधि लादी है, इस प्रकार हमारे खलीफा यानी कि तुर्की के सुल्तान के साथ ऐसी कोई संधि लागू ना करे। फलस्वरूप अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत में इस खिलाफत आंदोलन के 2 मुस्लिम चेहरे थे बड़े, जिन्हें अली बंधु कहा जाता था, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान देखिए। तो इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो दोस्तों, ये था मेरा इतिहास का एनसीईआरटी क्लास 10 की जो टेक्स्ट बुक है उसका पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा
राष्ट्रवाद के अर्थ से लेके तो खिलाफत आंदोलन तक। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था, असहयोग आंदोलन से लेके तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट प्राप्त करने के लिए और इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।